तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जितने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना था उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया था बाय वेरिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस। मतलब आर्मेचर सर्किट के रेजिस्टेंस को वेरी करके स्पीड कंट्रोल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और उसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी दैट यूजिंग आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड वी कैन ओनली अचीव स्पीड लोअर देन नॉर्मल वैल्यू और बेस वैल्यू। यानी नॉर्मल जो स्पीड है डीसी मोटर की उससे लेस स्पीड पे मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी लेस स्पीड ही अचीव कर सकते हैं यूजिंग आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। एंड नेक्स्ट मेथड है वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स। तो फील्ड फ्लक्स का वेरिएशन का मतलब ये है दैट अगर आप फील्ड फ्लक्स को वेरी करना चाहते हैं तो उसके लिए फील्ड करंट को वेरी करना पड़ेगा। और फील्ड करंट को वेरी करने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको आपको वेरिएबल बनाना है तो एक रजिस्टर को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा इन सीरीज विथ, सीरीज नहीं लिखते हैं, कॉमन टर्म रहने देते हैं, रेजिस्टेंस इंसर्टेड इन द फील्ड सर्किट टू वेरी फील्ड करंट। जैसा कि फॉर्मूले से आप ये जानते हैं दैट स्पीड जो होती है डीसी मोटर की इन जनरल, इस फॉर्मूले से अगर देखें तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स। तो दैट मीन्स अगर हम फील्ड फ्लक्स को रिड्यूस करें तो हम इंक्रीज स्पीड को अटेंड कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स में। तो सबसे पहले शंट मोटर के लिए इस मेथड को देखते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, किस तरह से इस मेथड को अप्लाई करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शंट मोटर के लिए आप जो पढ़ रहे हैं वही चीज सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए भी होगी। क्योंकि शंट मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में एक चीज कॉमन है दैट फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट। तो जो आप पढ़ रहे हैं शंट मोटर के लिए सेम चीज आप पढ़ेंगे सेपरेटली एक्साइटेड के लिए भी। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं कि क्या प्रोविजन करते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस को बाहर बना लेते हैं इस सर्किल से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यहाँ पर ब्रशेस हो जाएंगे और फील्ड वाइंडिंग जो पैरेलल में कनेक्टेड होती है क्रॉस आर्मेचर, उसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सपोज इस रेजिस्टेंस का नाम आर एक्सटर्नल रख दिया और ये आर एस एच हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग। ये आर्मेचर है और ये आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई हो। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फील्ड करंट
डिक्रीज होगी, फील्ड करंट डिक्रीज होगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगी, एंड फ्लक्स डिक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज। तो दिस इज द concept behind the speed control above base speed for shunt motor or separately excited DC motor। यानी अगर कर्व हम लोग प्लॉट करें, तो सपोज शंट मोटर की ये बेस स्पीड है, ये शंट मोटर की सपोज बेस स्पीड। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे फील्ड सर्किट में, वैसे वैसे स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी शंट मोटर। सपोज और बढ़ा दिया अगर हमने फील्ड सर्किट की रेजिस्टेंस को, तो स्पीड और इम्प्रूव कर देगा। सपोज ये वाला कर्व एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 के लिए है, ग्रीन वाला कर्व एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 के लिए है, और ब्लैक वाला कर्व एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 के लिए। तो जिस तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, speed of DC shunt motor will also increase। तो ये कंसेप्ट है शंट मोटर के लिए। इसी तरह से सीरीज मोटर में किस तरह से स्पीड को आप कंट्रोल करेंगे, बाय वेरिंग फील्ड फ्लक्स। तो इसके दो तरीके हैं फॉर सीरीज मोटर। पहला तरीका है फर्स्ट मेथड ये है कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसको फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में लगा दिया जाए। मान लीजिए फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस, आर्मेचर सर्किट, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें। सपोज इसको हमने आर डी से डिनोट कर दिया, और ये आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। यहाँ पर अप्लाई कर दिया टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज आर्मेचर, और ये हो गए आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जो लाइन करंट आ रही है, अब वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो इधर गई, दैट इज फील्ड करंट, और एक करंट इधर डाइवर्ट हो जाएगी। मान लीजिए उसको हमने आईडी से नाम दे दिया। तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस को यहाँ डाइवर्टर कहते हैं, क्योंकि ये डाइवर्ट कर रहा है। तो जितनी ज्यादा करंट इधर डाइवर्ट होगी, फील्ड सर्किट में करंट उतनी कम होगी। तो जब फील्ड सर्किट में करंट कम होगी तो फील्ड फ्लक्स कम होगी, फील्ड फ्लक्स कम होगी तो स्पीड इम्प्रूव। ठीक है। तो जैसे जैसे आरडी को आप इंक्रीज करेंगे, यानी जो ये डाइवर्टर सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो फील्ड करंट जो है इधर जो फील्ड सर्किट में जा रही है वो इंक्रीज होगी। तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो स्पीड रिड्यूस होगी। तो दो तरह से इसको आप समझ सकते हैं। पहला तरीका मैंने ये आपको बताया कि अगर इस वाली सर्किट का, डाइवर्टर सर्किट के रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करेंगे,
रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि इधर करंट कम आई तो फील्ड सर्किट में करंट ज्यादा जाएगी, फील्ड सर्किट में करंट ज्यादा जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड फ्लक्स है वो बढ़ेगा, फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड डाउन होगी। और अगर हम डाइवर्टर सर्किट के रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, इधर करंट ज्यादा डाइवर्ट हुई तो फील्ड सर्किट में करंट क्या हुई, कम जाएगी, और फील्ड सर्किट में करंट कम जाएगी यानी फील्ड करंट कम हुई तो फ्लक्स रिड्यूस हुआ तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसको अगर हम कर्व के फॉर्म में प्लॉट करें स्पीड वर्सेस टॉर्क, सपोज ये पहला कर्व, सेकंड कर्व, थर्ड कर्व। अगर यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो ये कहेंगे दैट ऊपर की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो आर डी रेड्यूस हो रहा है, या डिक्रीजिंग लिख दीजिए, रेड्यूस से बेटर है डिक्रीजिंग। सपोज ये वाला है RD3, ये वाला है RD2, और ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये डिनोट कर रही है RD1। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस रिड्यूस करेंगे डाइवर्टर सर्किट का, यानी एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वैसे वैसे फील्ड करंट जो है वो रिड्यूस होगी। फील्ड करंट रिड्यूस होगी तो फ्लक्स रिड्यूस होगा, स्पीड विल इंक्रीज। और दूसरे तरह से अगर आप समझें तो जैसे जैसे फील्ड सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड करंट बढ़ेगी, फील्ड करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, स्पीड रिड्यूस होगी। तो इस तरह से सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का फ्लक्स कंट्रोल मेथड से एक ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें डिफरेंट टैपिंग्स को प्रोवाइड किया जाए। सपोज आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोज टैपिंग्स बना ली जाए, जिन टैपिंग्स में इससे इस पॉइंट से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग, रेजिस्टेंस उसका RSC, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर सर्किट। तो यहाँ पर क्या है, एम्पियर टर्न्स को वेरी करके फील्ड करंट को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे एम्पियर टर्न रिड्यूस करेंगे तो फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होगा, फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तरीका है सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का यूजिंग फ्लक्स कंट्रोल मेथड। अब यहाँ पर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल से जो स्पीड कंट्रोल होती है तो स्पीड above normal speed is obtained। तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड से हम स्पीड अबव नॉर्मल स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो था रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, यानी आर्मेचर सर्किट के रेजिस्टेंस को वेरी करके स्पीड कंट्रोल, तो उसमें बिलो नॉर्मल स्पीड
स्पीड कंट्रोल होता था, वहां पर अबव नॉर्मल स्पीड स्पीड कंट्रोल होता है। अब इसका लिमिटेशन क्या है इस मेथड का? इसका लिमिटेशन ये है दैट वी कान reduce field flux very much, क्योंकि अगर आप फील्ड फ्लक्स को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देंगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फील्ड फ्लक्स को आप ज्यादा रिड्यूस करेंगे तो जो बैक ईएमएफ है वो भी कम होता जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, फील्ड फ्लक्स बहुत ज्यादा आप रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन तो मोटर में है ही है, वो फ्लक्स को आपके कम कर ही रहा है, साथ साथ आप फ्लक्स को रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो इसकी भी एक लिमिटेशन है आपकी, बहुत ज्यादा फील्ड फ्लक्स को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। तो एक ये इसकी लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा आप फ्लक्स रिड्यूस कर देंगे तो इतना ज्यादा फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगी कि मोटर इनस्टेबल हो जाएगी, मतलब मोटर में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए फ्लक्स को बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। तो दो मेथड आपने पढ़ लिए अभी तक, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड एंड फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड से स्पीड बिलो नॉर्मल स्पीड ऑब्टेन्ड होती है, और फ्लक्स कंट्रोल मेथड से स्पीड अबव नॉर्मल स्पीड ऑब्टेन्ड होती है। अब नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड इज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। इसको की वॉर्ड लेनार्ड LEONARD लेनार्ड सिस्टम ही कहते हैं फॉर स्पीड कंट्रोल। ये इम्पोर्टेंट है बाकी दोनों मेथड्स में। अब वॉर्ड लेनार्ड मेथड से स्पीड कंट्रोल आप पढ़ेंगे शंट मोटर को। शंट मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड दोनों के लिए बात सेम है, दोनों में एक सिमिलैरिटी है दैट फील्ड करंट जो है वो इंडिपेंडेंट होती है आर्मेचर करंट के। तो इसके लिए एक बकायदा सेटअप है, सेटअप क्या होता है? ये सेटअप है जिससे कि स्पीड को कंट्रोल करते हैं, वॉर्ड लेनार्ड मेथड। जैसा कि डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा, ये जनरेटर है और ये मोटर है। यहाँ से थ्री फेज एसी सप्लाई आ रही है और ये एसी मोटर है, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी हो सकता है या थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर भी हो सकता है। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में किया जाता था पहले। फॉर इसको अगर आप सिंक्रोनस मोटर यहाँ लगाएंगे ड्राइव करने के लिए डीसी जनरेटर के प्राइम मूवर को, तो सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, ओवर एक्साइटेड मोड में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो जिस प्लांट में ये सिस्टम लगा होगा वहां का पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज तब करते हैं जब लोड इंटरमिटेंट हो,
मतलब ये जो मोटर लोड है ये इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब ये होता है ऐसा लोड जो बड़े ही फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ हो रहा हो, ठीक, या डायरेक्शन चेंज हो रही है मोटर की बड़ी फ्रिक्वेंटली, जैसे रोलिंग मिल्स वगैरह होती है, ऐसी जगह पे जब ये सिस्टम यूज होता है तो यहाँ पे जो लोड होता है वो इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मतलब अचानक ऑन ऑफ हो रहा है। तो उस केस में क्या है कि लोड करंट बहुत ज्यादा वेरी करती है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पर ड्राइव करने के लिए जनरेटर को तब यूज होगा जब लोड इंटरमिटेंट हो, ठीक है। और जो लॉस होता है इस वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए उसके लिए फ्लाई व्हील यूज करते थे, फ्लाई व्हील, जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं तब, ठीक है। फिलहाल इसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जनरेटर के प्राइम को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर एसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया एक मोटर जनरेटर सेट, और ये हो गया डीसी मोटर ड्राइव। इसको ड्राइव इसलिए कहा गया है क्योंकि मोटर के साथ लोड भी कनेक्टेड है, मोटर और लोड का ये कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं डीसी मोटर ड्राइव। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग है, जनरेटर से सेपरेट करके दिखाई गई, इसका मतलब है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। मोटर की भी फील्ड वाइंडिंग को अलग से दिखाया गया है, तो इसीलिए मैंने कहा ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर भी आप इसको कह सकते हो या शंट भी कह सकते हो, क्योंकि फील्ड करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है आर्मेचर करंट से। इस मेथड से दो तरह से आप स्पीड कंट्रोल अचीव कर सकते हैं, बिलो बिलो नॉर्मल स्पीड एंड अबव नॉर्मल स्पीड। Okay. तो इनिशियली एक्सपेरिमेंट सेटअप अगर स्टार्ट किया जाए तो ये आप देख रहे हैं जनरेटर की फील्ड सर्किट है जिसमें ये रियोस्टेट लगा हुआ है फील्ड करंट को वेरी करके। तो इनिशियली मान लीजिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया, जनरेटर की फील्ड करंट जीरो है, जनरेटर की फील्ड करंट जीरो है। फिर रियोस्टेट की हेल्प से, मतलब यहाँ तो थ्री फेज सप्लाई दी जा रही है, ठीक है, ये थ्री फेज सप्लाई यहाँ से आ रही है, तो थ्री फेज सप्लाई, जस्ट मिनट, थ्री फेज सप्लाई यहाँ से आ रही है, एसी मोटर है, ये रोटेट कर रही है, ये अपने साथ जनरेटर को ड्राइव करेगी, ठीक है। तो जनरेटर को हम ड्राइव कर रहे हैं बट फील्ड करंट अगर जीरो है तो इसका जो जनरेटेड ईएमएफ है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। जनरेटेड ईएमएफ जीरो होगा जनरेटर का, तो ये टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होगा, जीरो होगा। टर्मिनल वोल्टेज जीरो होगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जब वोल्टेज ही नहीं दिया तो मोटर स्टार्ट कहाँ से होगी, यानी मोटर की स्पीड भी क्या है, जीरो। जैसे जैसे फील्ड करंट को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे फील्ड करंट इंक्रीज होगी वैसे वैसे जनरेटेड ईएमएफ इंक्रीज होगी जनरेटर की, तो टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज जीरो से इंक्रीज होना शुरू होगा तो स्पीड भी इंक्रीज होना शुरू होगा, ठीक है। इंक्रीज होते होते मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पर पहुंच जाएगी, नॉर्मल स्पीड अचीव हो गई जब आपका टर्मिनल वोल्टेज रेटेड, जैसे मोटर मान लीजिए 220 वोल्ट पर डिजाइन है, रेटेड वोल्टेज तक ये पहुंच गया तो नॉर्मल स्पीड पे मोटर पहुंच गई। तो यानी नॉर्मल स्पीड से बिलो अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है तो हम टर्मिनल वोल्टेज को कैसे वेरी कर सकते हैं, तो जवाब है जनरेटर के फील्ड सर्किट में करंट को वेरी करके। तो हम बिलो नॉर्मल स्पीड स्पीड कंट्रोल इस गिवन मोटर का कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस कंट्रोल, दैट मीन्स जब हम टर्मिनल वोल्टेज के कंट्रोल यानी कि बिलो नॉर्मल स्पीड पे कंट्रोलिंग कर रहे हैं उस दौरान जो मोटर की करंट है आर्मेचर करंट इसको कांस्टेंट रखते हैं, रेटेड आर्मेचर करंट कंट्रोल करते हैं कि ये करंट जो है वो रेटेड वैल्यू पे रहे, पहले इंपॉर्टेंट बात, रेटेड आर्मेचर करंट कांस्टेंट रखते हैं आर्मेचर करंट को, यानी रेटेड वैल्यू पे रखते हैं। और जो मोटर की फ्लक्स है इस ड्यूरेशन में, मोटर की फ्लक्स को भी
कांस्टेंट रखते हैं। फ्लक्स सिर्फ जनरेटर की फील्ड सर्किट में वेरी कर रहे हैं, मोटर के सर्किट की फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हैं और रेटेड आर्मेचर करंट होती है। ठीक, तो पावर का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल पावर का टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है, आर्मेचर करंट कांस्टेंट है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फाई इंटू आई ए। ठीक है, ये मोटर की टॉर्क की बात हो रही है। तो इसका मतलब इनिशियली जब हम जनरेटर की फील्ड करंट को कंट्रोल करके स्पीड को जीरो से बेस स्पीड यानी नॉर्मल स्पीड तक ले जा रहे हैं, उस ड्यूरेशन में टॉर्क कांस्टेंट है मोटर का, बट स्पीड इंक्रीज हो रही है। जीरो से स्पीड इंक्रीज होकर रेटेड स्पीड तक जाएगी जो उसकी नॉर्मल स्पीड है मोटर की। उस ड्यूरेशन में पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी अप टू द नॉर्मल स्पीड ये सिस्टम कैसा काम करेगा, कांस्टेंट टॉर्क और इंक्रीज पावर। टॉर्क कांस्टेंट रहेगी और पावर इंक्रीज होती रहेगी। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट समझाने से पहले इन चीजों को मैं रफ कर रहा हूं, सिर्फ यहाँ लिखा हुआ। अब नेक्स्ट मेथड में क्या करेंगे, इसी में अब नेक्स्ट प्रोविजन ये है दैट अब हमने जनरेटर के फील्ड को कांस्टेंट कर दिया। अब हम आ जाते हैं मोटर साइड पे। यहाँ पर अब फील्ड सर्किट की करंट को वेरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। दैट मींस अब फ्लक्स में यहाँ वेरिएशन होगा। तो फ्लक्स को रिड्यूस करते हैं बाय वेरिंग फील्ड करंट ऑफ मोटर। फील्ड करंट जो मोटर की, इसको वेरी करेंगे तो फ्लक्स को वेरी करेंगे, फ्लक्स को रिड्यूस करेंगे तो स्पीड अबव नॉर्मल स्पीड हमें मिलेगा। ठीक, ड्यूरिंग दिस मतलब ऐसा करते वक्त जो टर्मिनल वोल्टेज है मोटर का ये कांस्टेंट रखते हैं। ये कांस्टेंट होता है क्योंकि अब जो है हमने इसको वेरी करना बंद कर दिया, ये वेरी नहीं हो रही है, ये वेरी नहीं हो रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है और जो करंट है आर्मेचर करंट इस सिस्टम में मोटर में ये भी कांस्टेंट रखते हैं। अब टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है, आर्मेचर करंट कांस्टेंट है, तो जो डेवलप्ड पावर है एट आर्मेचर, डेवलप्ड पावर एट आर्मेचर दैट इज ई इंटू आई ए, या इसको आप लिख सकते हैं वी टी इंटू आई ए, दैट इज पावर, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो डेवलप्ड पावर कांस्टेंट है, फ्लक्स को रिड्यूस कर रहे हैं, स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। यानी अब जो मेथड अपनाया हमने इसमें हम क्या करें, अबव नॉर्मल स्पीड स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं और इस ड्यूरेशन में सिर्फ फ्लक्स को वेरी कर रहे हैं बाय वेरिंग फील्ड करंट ऑफ मोटर सर्किट। और जो टर्मिनल वोल्टेज है या जो डेवलप्ड ईएमएफ है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फील्ड करंट है जनरेटर की उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और आर्मेचर करंट को रेटेड वैल्यू पे मेंटेन किया हुआ है, तो पावर कांस्टेंट हो गया। तो सेकंड केस में जब आप आएंगे तो अब पावर कांस्टेंट हो गया। टॉर्क में क्या होगा, मोटर टॉर्क में, तो मोटर टॉर्क में दो टर्म है, फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट तो कांस्टेंट है, बताइए अभी मैंने आपको। फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, फ्लक्स रिड्यूस होगा तो टॉर्क क्या होगी, रिड्यूस होगी। टॉर्क रिड्यूस हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और पावर क्या है, कांस्टेंट, ये लिखा ही हुआ है पावर कांस्टेंट। तो यानी कि सेकंड मेथड में जब अबव नॉर्मल स्पीड अचीव कर रहे हैं सिस्टम में, उस ड्यूरेशन में कांस्टेंट पावर है और रिड्यूसिंग टॉर्क है। ठीक है, या कह लीजिए टॉर्क इज वेरिएबल एंड पावर इज कांस्टेंट। पहले वाले मेथड में टॉर्क इज कांस्टेंट एंड पावर इज वेरिएबल। ये चीज आप लोगों को समझ में आई? यस सर। चलिए, अब अगर इस चीज को ग्राफ के थ्रू आप दिखाएं,
सपोज यहाँ पे पावर ले लिया एक, दोनों को सेम एक्सेस पे दिखाना है, तो पावर और टॉर्क यहाँ पर और इस पे स्पीड। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच करस्पॉन्ड टू बेस स्पीड। ये जो लाइन है दिस इज करस्पॉन्डिंग टू बेस स्पीड या नॉर्मल स्पीड। तो बिलो नॉर्मल स्पीड टॉर्क कांस्टेंट है, below normal speed torque is constant, this is torque, and power is increasing। अभी पीछे आपको ये चीज मैंने समझाई, पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है। एक और लाइन यहाँ बना लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पीड, कि हम कितनी मैक्सिमम स्पीड, इससे ज्यादा हम मोटर को ड्राइव नहीं कर सकते ना। तो ये लाइन बना ली हमने, दिस लाइन इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पीड। तो अब बेस स्पीड क्या है, टॉर्क जो है वो रिड्यूस होगी, तो ये हो गई टॉर्क अब बेस स्पीड। अब आते हैं पावर पे, पावर अब बेस स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, दिस इज पावर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेक्शन है इसमें आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल किया था हमने, तो ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, और यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है ये क्या है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। तो ये टॉर्क और पावर कैरेक्टर्स हो गई इन केस ऑफ वॉर्ड रेनॉल्ड सिस्टम फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है इस पॉइंट पर? सर ये थोड़ा सा ये फिगर थोड़ा समझा दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा तो बेटा नहीं समझा पाएंगे, हम तो पूरा पीछे ही समझा चुके हैं यहाँ पे। अच्छा वो जो पीछे समझाए थे उसी का है क्या ये ग्राफ बनाए है ना सर? अरे बड़ी जल्दी समझ गई, ये जो यहाँ समझाए हैं बेटा ये वाला और ये वाला पॉइंट उसी का तो ग्राफ बनाए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। पहले केस में जब हम जनरेटर की फील्ड करंट को कंट्रोल कर रहे थे, यानी आर्मेचर पर अप्लाई होने वाले वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे थे, तो आर्मेचर को कंट्रोल के समय टॉर्क कांस्टेंट थी और स्पीड बढ़ रही थी, इसलिए पावर बढ़ रही थी। ठीक। सेकंड केस था यस सर। जिसमें टॉर्क रिड्यूस हो रहा था, स्पीड बढ़ रही थी और पावर कांस्टेंट थी। दोनों ही केसेस में हमने इंपॉर्टेंट चीज आपको जोर देके बताई, दोनों ही केसेस में आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में टर्मिनल वोल्टेज 0 से बढ़ रहा है, आर्मेचर करंट कांस्टेंट है, आर्मेचर करंट कांस्टेंट है और मोटर की फ्लक्स कांस्टेंट है पहले केस में, इसीलिए टॉर्क कांस्टेंट।
और स्पीड 0 से रेटेड पे पहुंच रही है, इसलिए पावर लीनियरली इंक्रीज कर रही है। सेकेंड केस में फील्ड फ्लक्स मोटर की चेंज हो रही है बट टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है, आर्मेचर करंट कांस्टेंट है, तो V2 इंटू IA दैट इज जो पावर है मोटर के क्रॉस वो कांस्टेंट डेवलप्ड पावर, तो पावर कांस्टेंट हो गई सेकंड केस में, बट टॉर्क डिक्रीज हो रही, क्यों? क्योंकि हमने फील्ड फ्लक्स को वेरी करके फ्लक्स को फील्ड करंट को वेरी करके फ्लक्स को रिड्यूस किया है स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो टॉर्क रिड्यूस हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, पावर कांस्टेंट है। उसी चीज को यहाँ पर बनाया हुआ है। बिलो बेस स्पीड यानी नॉर्मल स्पीड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, पावर लीनियरली इंक्रीज कर रही है, टॉर्क कांस्टेंट है। एंड अबव बेस स्पीड यानी फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में पावर कांस्टेंट है और टॉर्क रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा सर यहाँ पे जीरो क्यों नहीं होगी, मैक्सिमम स्पीड के करस्पॉन्डिंग ये लाइन बनी हुई है, टॉर्क जीरो नहीं होगी ना। ठीक है, इसलिए टॉर्क को हमने यहाँ जीरो पे नहीं टच कराया। अब समझ आ यस गया सर। आप सभी को? यस सर। अब इसका आपको एडवांटेज अगर बताया तो एडवांटेज तो मैंने बता ही दिए सारे एडवांटेज कि इसमें दोनों तरह के स्पीड कंट्रोल मेथड आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और ये काफी स्मूथ कंट्रोल देता है। इसमें एक और चीज होती है कि इट हैज इनहेरेंट रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैपेसिटी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि आप यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। तो अगर मोटर की स्पीड रिवर्स हो गई यानी टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा, टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा तो मोटर पावर को फेड करने लगेगा टू द बैक टू द जनरेटर सिस्टम, तो इसको कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो इसमें इनहेरेंट रीजनरेटिव ब्रेकिंग की कैपेसिटी होती है। ठीक है, एक चीज हमने आपको बताई थी यहाँ पर कि यहाँ पर हम सिंक्रोनस मोटर यूज कर सकते हैं। ये जो ड्राइविंग मोटर है जो जनरेटर के प्राइम मूवर को घुमा रही है, यहाँ पे हम ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ये पूरा सिस्टम जिस भी इंडस्ट्री में लगा होगा वहां पर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने पे काम आएगा, अगर यहाँ पे हमने सिंक्रोनस मोटर यूज किया तो। ठीक है, ये एक इसका एडवांटेज है। ठीक है, और जब लोड इंटरमिटेंट होता है यानी जो फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ होता है तो करंट फ्लक्चुएट करेगी ना आर्मेचर सर्किट की, तो इस केस में यहाँ पर हम लगाते हैं इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर एज अ प्राइम मूवर फॉर डीसी जनरेटर, और साथ में एक फ्लाई व्हील भी लगाते हैं जो कि कंट्रोल करता है स्मूथ फंक्शन के लिए इस पूरे सिस्टम को। ठीक है, फ्लाई व्हील क्या होता है, इनर्शिया को इम्प्रूव करता है जो भी रोटेटिंग सिस्टम है उसका। तो ये तो एडवांटेज हो गया। अब इसका डिसएडवांटेज अगर देखें तो आपको यहाँ पे एक थ्री फेज मोटर चाहिए, जनरेटर चाहिए, फिर एक ये मोटर चाहिए, लोड चाहिए, पूरा सिस्टम आप देखिए तो ये बहुत कॉस्टली सिस्टम हो जाता है। इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा लेगा। ठीक, भाई जनरेटर भी लगा, सॉरी जनरेटर लगा है, डीसी थ्री फेज मोटर लगा है, थ्री फेज एसी सिस्टम आ रहा है, यहाँ पे भी मोटर है, लोड है, ये आप देख रहे हो ऑस्टेट वगैरह यहाँ भी लगा, तो पूरा सिस्टम जो है वो लार्ज साइज और वेट का हो जाएगा। ठीक, तो जैसा मैंने बताया स्पेस लेगा, और इसकी फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस चाहिए होगी, ये सब इसके क्या है ड्रॉबैक्स। ठीक, अब ये पूरा सिस्टम चलेगा तो नॉइज भी बहुत पैदा होगी, तो तरह तरह के इसमें जो ड्रॉबैक है वो मैंने आपको बता दी। अब ये मेथड जो है क्लासिकल मेथड हो चुका है। ठीक है, दिस इज अ क्लासिकल मेथड, दूसरे जमाने की बात है अभी। अब ये मेथड यूज नहीं होता इन जनरल, अब जो है वो यूज होते हैं स्टैटिक मेथड। मतलब सेम चीज, ये जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल का तरीका है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल का तरीका है, जो कि दोनों मेथड हमें एक सिंगल वॉर्ड लेनॉर्ड मेथड में मिल जा रहे हैं, उसको अब हम स्टैटिक कंट्रोल मेथड से अचीव करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं, तो इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर यूज करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर की हेल्प से हम आर्मेचर के वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं बाय वेरिंग देयर स्विचिंग एंगल, स्विचिंग इंस्टेंसेस, और फील्ड फ्लक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आप अभी जब थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आएंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, लैब में भी आप इस मेथड को देखेंगे कैसे स्पीड कंट्रोल किया जाता है डीसी मोटर को
बाय यूजिंग पावर कन्वर्टर्स। ठीक है, आप आगे चल सर्वो के मैकेनिज्म से क्या? नहीं, सर्वो मैकेनिज्म तो फिर मैकेनिकल सिस्टम आ गया, मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ Okay. थायरिस्टर्स रेक्टिफायर्स वी कैन वेरी द आउटपुट वोल्टेज द सिस्टम। मतलब मान लीजिए कि ये 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सप्लाई आई, यहाँ पे लगेगा पावर कन्वर्टर, पावर कन्वर्टर जिसमें कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगी जो कि आउटपुट पे डीसी वोल्टेज देगा, जो कि डीसी मोटर को फेड हो रहा होगा। और इस वोल्टेज को, जो यहाँ वोल्टेज आएगा, इसको वेरी कर सकते हैं इसके अंदर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगी होंगी। से अगर थायरिस्टर लगा हुआ है तो थायरिस्टर के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके आउटपुट पे वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पीड कंट्रोल अचीव किया जा सकता है। ठीक है, ये आप अभी थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। लेकिन इस मेथड का एडवांटेज तो है कि जो काम इतने बड़े से स्पेस में हो रहा होगा वो काम सिर्फ इतने से बड़े स्पेस में हो जाएगा, यानी कॉम्पैक्ट कर देगा ये पूरे सिस्टम को। जो वर्ल्ड रेनॉल्ड मेथड ने इतना स्पेस लिया उसको कॉम्पैक्ट कर देगा। अब आपको यहाँ पे 3 फेज मोटर वगैरह की रिक्वायरमेंट रही नहीं, और पावर का जो लॉस था, इतना ढेर सारा पावर की जरूरत पड़ रही थी 3 फेज मोटर को भी ड्राइव करना, तो वो सारी रिक्वायरमेंट ये रिड्यूस कर देगा। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक ये है जिसको कि इम्प्रूव भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक है तो इम्प्रूव नहीं कर सकते। वो ड्रॉबैक ये है कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ये हार्मोनिक सिस्टम में ला देती है। हार्मोनिक्स मतलब कि करंट में अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट आ जाए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज, इसके अलावा भी और कंपोनेंट करंट में आ जाते हैं, यानी इसकी दुगनी फ्रीक्वेंसी के यानी 100 हर्ट्ज के, तिगुनी फ्रीक्वेंसी के यानी 150 हर्ट्ज के, 5 गुनी फ्रीक्वेंसी, 7 गुनी फ्रीक्वेंसी, यानी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के और भी टर्म्स करंट के सिस्टम में आ जाते हैं। उसको कहते हैं हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या करती है कि जो आरएमएस वैल्यू है करंट की उसको बढ़ा देती है सिस्टम में, और अगर आरएमएस वैल्यू बढ़ गई तो आप समझ सकते हैं कि हीटिंग बढ़ जाएगी सिस्टम में। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो पावर फैक्टर होता है वो पुअर हो जाएगा सिस्टम को अगर हार्मोनिक सिस्टम में बढ़ी, क्योंकि आरएमएस करंट अगर बढ़ेगी तो पावर फैक्टर जो है cos फाई वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हार्मोनिक्स ये दो तरह की प्रॉब्लम सिस्टम में लेके आ जाती है, वो है हीटिंग और पावर फैक्टर का पुअर होना, जिसको कि इम्प्रूव किया जाता है। हार्मोनिक्स को इम्प्रूव करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं। तो आप आगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे तो उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये चीज आपको पढ़ना नहीं है कि पावर कन्वर्टर का यूज करके वर्ल्ड रेनॉल्ड मेथड कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन अब आपके बुक में दिया हुआ था कि अब स्टैटिक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का इस्तेमाल करके वर्ल्ड रेनॉल्ड मेथड को अप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये कैसे होता है, थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। तो ये सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स थे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर से रिलेटेड। इतना ही आपको पढ़ना है। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।